जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पर। आज हम करंट अफेयर की क्लास को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देश व विदेश से जुड़ी सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जानेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। जहां पर भी हमें मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां पे मैपिंग करेंगे और स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। इसी के साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की इम्पॉर्टेंट प्रीवियस स्कीम्स यानी पिछली कुछ स्कीम्स के बारे में भी जानेंगे जो हमारे लिए लाभप्रद होती हैं। यह हमारा सेशन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजेंड ऑफ ऑनर यानी कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह किरण नादर जी हो जाएंगी, जो कि आर्ट के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यानी कि आर्ट के फील्ड में ये काम करती हैं या कला एवं साहित्य के क्षेत्र में यह काम करती हैं। इससे पहले यानी कि 2022 में यह अवार्ड फ्रांस के द्वारा एक भारतीय जो कि एक लेखक हैं या लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, शशि थरूर जी, यह पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, इन्हें सम्मानित किया गया था 2022 में इसी अवार्ड से। और प्रेजेंट टाइम यानी 2023 का जो अवार्ड है वह किरण नादर जी को दिया गया है। यह आर्ट के क्षेत्र से जुड़ी हुई है या कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इन्होंने इंडियन कल्चर और आर्ट को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है। फ्रांस का यह अवार्ड वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे और यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम में पीएम है वह एलिजाबेथ हो जाएंगी। यह इंग्लैंड वाली एलिजाबेथ नहीं है। फ्रांस और इंडिया ने अभी कुछ समय पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी साइन किया था और ब्लू इकोनॉमी के लिए भी एक एमओयू को साइन किया गया है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ब्लू इकोनॉमी यानी कि जो फिशरी का डिपार्टमेंट है या जो समुद्री इकोनॉमी जैसे कि मछलियों वगैरह का उत्पादन है, इससे रिलेटेड होता है। उसके लिए फ्रांस की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा समझौता किया गया है। फ्रांस की जो कैपिटल हो जाएगी वह पेरिस रहेगी, जो कि सीन रिवर के किनारे पर स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिग्मे नामग्याल वांगचुक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे, वह किस देश के हैं? यानी कि नामग्याल वांगचुक इंडिया की विजिट पर आए हुए थे, वह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये भूटान के किंग हैं, यानी कि ये जो नामग्याल वांगचुक जी हैं वह भूटान के किंग हैं और यह अभी कुछ समय पहले भारत की 3 दिनों की यात्रा पर आए हुए थे। इंडिया और भूटान के बीच में काफी ज्यादा समझौते किए गए हैं। भारत के द्वारा भूटान के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया जाता है। भूटान की जो कैपिटल हो जाएगी वह थिम्पू रहेगी और इनका जो नेशनल स्पोर्ट है वह आर्चरी हो जाएगा, यानी कि तीरंदाजी इनके यहाँ का नेशनल स्पोर्ट हो जाएगा या राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। भूटान को लैंड ऑफ
थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। भूटान जो है वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री 2016 में घोषित किया गया था। 2016 से पहले इनके यहाँ पर पूरा किंगडम सिस्टम हुआ करता था। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर किंग जरूर होते हैं, लेकिन अब यह देश 2016 से एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुका है। अभी हाल ही में इंडिया और भूटान के बीच इंटीग्रल चेक पोस्ट को भी डेवलप करने का एक समझौता किया गया है। इसके द्वारा इंडिया और भूटान के बीच में जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। काफी जगहों पर नेपाल और भूटान के बीच में इंटीग्रल चेक पोस्ट पहले से भी बनाई जा चुकी हैं और इसी के साथ अभी इंटीग्रल चेक पोस्ट को फिर से इंडिया और भूटान के बीच में बनाया जाएगा। भूटान के अंदर भारत का यूपीआई सिस्टम भी वर्क करता है, यानी कि यहाँ पर इंडिया के द्वारा ऑलरेडी यूपीआई सिस्टम को यहाँ पर चलाया जा चुका है। आप यहाँ पर इंडिया के यूपीआई के द्वारा पेमेंट भी भूटान के अंदर कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पर कि जो भूटान की लोकेशन है वह चाइना और इंडिया के बीच स्थित है, यानी कि भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि चाइना और इंडिया के बीच में स्थित है। इसे सैंडविच कंट्री भी कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस कंपनी के द्वारा या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट किया गया है और उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर भी किया जा चुका है। इसका राइट आंसर आपका स्काई रूट हो जाएगा। यह इंडिया की ही एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, यानी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली इसरो के साथ मिलकर जो कि एक प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट, इसके द्वारा क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। और इस क्रायोजेनिक इंजन का जो नाम है वह धवन 2 रखा गया है। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वह एक इको फ्रेंडली इंजन होता है, यानी कि इससे जो प्रदूषण वगैरह है उसमें काफी ज्यादा कमी आती है। यह एक इको फ्रेंडली इंजन है। इससे वातावरण को कम से कम नुकसान होगा। जबकि हमारे सैटेलाइट वगैरह जब लॉन्च किए जाते हैं तो अगर इस इंजन की सहायता से या इस रॉकेट की सहायता से हम उसे लॉन्च करेंगे तो वायु प्रदूषण जो होता है वह काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसके अंदर फ्यूल के रूप में या ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा। इंडिया 6ठे नंबर का ऐसा देश बन गया है जो कि क्रायोजेनिक इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा है इंडिया ने, यानी कि अब तक सिर्फ 5 देशों के पास क्रायोजेनिक इंजन हुआ करता था। 6th नंबर का इंडिया एक ऐसा देश बना है जिसने अपने यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप कर लिया है। गरुड़ यह एक चेन्नई की कंपनी है जो कि ड्रोन को डेवलप करती है और इसके एम्बेसडर अभी हाल ही में MS धोनी को बनाया गया था। इसरो आप सभी को पता है यह एक
स्पेस कंपनी है या स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, यह एक गवर्नमेंटल बॉडी है। इसको 1969 में बनाया गया था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह विक्रम साराभाई थे। आइए आगे चलते हैं। ऑफेन 13 स्पाई सैटेलाइट, इसको किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑफेन 13 स्पाई या जासूसी सैटेलाइट, इसको इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में इजराइल की जो कैपिटल हो जाएगी वह जेरूसलम हो जाएगी। और यहाँ पर जो पीएम हो जाएंगे वह एक बार फिर से बेंजामिन नेतान्याहू हो जाएंगे। इनकी जगह पर अभी कुछ समय पहले यार लैपिड जी का अपॉइंटमेंट कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से यह यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इजराइल और इंडिया के बीच में काफी ज्यादा क्षेत्र में समझौते हैं, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में इजराइल और इंडिया के बीच काफी समझौते किए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ रक्षा एवं अनुसंधान में भी इजराइल और इंडिया के बीच काफी ज्यादा एमओयू को साइन किया गया है। अभी कुछ समय पहले इजराइल का एक हाइफा पोर्ट यानी हाइफा बंदरगाह, इसको भी अडानी ग्रुप के द्वारा, जो कि इंडिया की कंपनी है, उसके द्वारा इसको लीज के तौर पर लिया गया है। अब इस बंदरगाह का रखरखाव या देखरेख अडानी ग्रुप के द्वारा इजराइल के अंदर किया जाएगा। अभी हाल ही में इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप को 25 वर्ष पूरे हुए हैं 2023 में। इसके उपलक्ष्य में फ्रेंडशिप फेस्टिवल का आयोजन इंडिया और इजराइल के द्वारा किया गया था। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस आईआईटी ने हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट या एक उपकरण को विकसित किया है? तो यह आईआईटी मद्रास हो जाएगी। यानी कि आईआईटी मद्रास ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसके द्वारा दूध में मिलावट का पता लगाया जा सकेगा। और यह जो इंस्ट्रूमेंट है या यह जो मशीन है वह सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में दूध में किस चीज को मिलाया गया है उसका पता लगा लेगी। यह आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप की गई है यह मशीन। लेकिन यह मशीन जो है या यह उपकरण जो है वह सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। और यह मशीन पोर्टेबल मशीन है, यानी कि आप इसे जेब में रखकर भी कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके द्वारा आप सभी याद रखिए कि 30 सेकंड में यह पता लगाया जा सकता है कि दूध में किसी चीज की मिलावट की गई है या नहीं की गई है। यह मशीन आप सभी को दिख रही होगी, यह बनाई गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसके अंदर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि नमक को मिलाया गया है, साल्ट को या सोप को मिलाया गया है, डिटर्जेंट मिलाया गया है। इस तरह से आप दूध में चेक कर सकते हैं किस चीज को मिलाया गया है। और यह सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। यह एक लिटमस पेपर की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट या एक उपकरण को बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानें मिली हैं? यानी कि गोल्ड माइंस कहां पर मिली है?
तो यह ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा राज्य में 3 जिलों में सोने की खदानें मिली हैं। अभी कुछ समय पहले बिहार के अंदर भी सोने की खदान मिली थी। यह आप सभी को ओडिशा का मैप दिखाई दे रहा होगा। ओडिशा का जो बॉर्डर है वह छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और आंध्रा से शेयर होता है। यानी कि इसकी जो ओडिशा की सीमा है वह छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के साथ शेयर होता है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस होता है। ओडिशा को पहले कलिंगा के नाम से भी जाना जाता था। और ओडिशा में ही सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है। ओडिशा के अंदर चिल्का लेक है, चिल्का लेक स्थित है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओडिशा के अंदर छाता योजना को शुरू किया गया है, जिसके अंदर जल संरक्षण के लिए जागरूक किया जाएगा। ओडिशा को अभी हाल ही में MSME अवार्ड से भी नवाजा गया था। यहाँ के जो CM हो जाएंगे वह नवीन पटनायक होंगे। और यहाँ जो गवर्नर होंगे वह गणेशी लाल जी रहेंगे। यहाँ पर गवर्नर हो जाएंगे। ओडिशा के अंदर ही आप सभी को पता है जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर पूर्णांक सन टेम्पल भी स्थित है। पूर्णांक सन टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अभी यहाँ ओडिशा के अंदर ही एक जिले में 1500 साल पुरानी कुछ स्तूपों के अवशेष मिले हैं। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कि ओडिशा का है, वह चाइल्ड मैरिज फ्री होने वाला सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट बना है। और भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल हो जाएगी। भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गर्मी को मात देने के लिए, यानी कि कूल रूफ पॉलिसी, यह किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो कूल रूफ पॉलिसी जो है वह तेलंगाना सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। यहाँ पर जो घरों की छतें होंगी वह स्लोप के आकार में बनाई जाएंगी, जिससे कि गर्मी को मात दी जा सके या गर्मी को बीट दिया जा सके आने वाले समय में। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद हो जाएगी। तेलंगाना के अंदर अभी हाल ही में 2nd नंबर का गोल्ड ATM इसको भी लॉन्च किया गया है। 1st नंबर का गोल्ड ATM केरला के अंदर हो जाएगा और 2nd नंबर का गोल्ड ATM तेलंगाना के अंदर लॉन्च किया गया है। अभी तेलंगाना राज्य के द्वारा ही फूड कॉन्क्लेव
फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 18-19 अप्रैल को किया जाएगा। हैदराबाद को ट्री सिटी के नाम से जाना जाता है और इसे वैक्सीन सिटी भी कहते हैं। ट्री सिटी, वैक्सीन सिटी, यहाँ पर भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर स्थित है, जिसके द्वारा कोवैक्सीन को बनाया गया था। हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे पर स्थित है, यानी मूसी नदी के किनारे पर स्थित है हैदराबाद, और इसे ट्री सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तेलंगाना को भारत का 29वें नंबर का राज्य बनाया गया था 2 जून 2014 को। इसको 29वें नंबर का भारत का राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश से अलग करके इस राज्य को बनाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेरीकल्चर फेयर, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया है, यानी कि सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। सेरीकल्चर होता क्या है? सेरीकल्चर के अंदर जो रेशम के कीड़े होते हैं, उनसे रेशम को प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर और भी कई सारे फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है, जैसे कि देवा मेला हो जाएगा और आपका हो जाएगा जैगरी फेस्टिवल या गुड़ फेस्टिवल। जैगरी फेस्टिवल का आयोजन भी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और यहाँ पर माघ मेले का आयोजन भी उत्तर प्रदेश के अंदर करा जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में संगम काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया था। वाराणसी को एससीओ की कल्चरल कैपिटल के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हो जाएंगे वह आप सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। यूपी के अंदर जो लोकसभा सीटें हैं वह सबसे ज्यादा हैं देश में, 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं और 31 राज्यसभा सीटें हैं, और जो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर वह 403 हो जाएंगी। यूपी के अंदर ही सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं, या सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में उत्तर प्रदेश में ही है, जो कि 75 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ब्रह्मोस के लिए जो सेंटर बनाया जा रहा है वह भी लखनऊ के अंदर बनाया जा रहा है, और इस बार के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उनका आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है, और यहाँ पर आईपीएल्स का आयोजन भी इकाना स्टेडियम या अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो कि लखनऊ के अंदर बना हुआ है वहां पर करा जा रहा है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।